नमस्कार, मैं के मेहरा और आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का तीसरा भाग हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाने का कोशिश करें ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से सीख सकें। आज हम जो पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में संसाधन योजना। क्या है संसाधन योजना? संसाधन की बात हमने पिछले क्लासेस में करा था। संसाधन मतलब एक ऐसे वस्तुओं से है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें सर्वेक्षण, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और माप शामिल हैं। इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करने में इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे से संपन्न एक योजना संरचना का विकास करना होता है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। समग्र राष्ट्रीय विकास योजना के साथ संसाधन विकास योजना को का मिलन करना बहुत ही जरूरी है। हम आगे पढ़ेंगे समग्र विकास योजना क्या है। इंडिया हैज मेड concerted effort for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। कहता है कि आज़ादी के बाद शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत ने संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा ये पंचवर्षीय प्लानिंग योजना क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट 5-year प्लानिंग लॉन्च। कोई भी योजना जब होती है तो वो तुरंत नहीं होती है कि आज मैंने किया और कल हो गया। इसके लिए सरकार ने देश आज़ाद के बाद में 5 वर्षीय योजना, प्रत्येक योजनाओं के लिए 5-5 वर्षों का एक समय लिया गया और उस 5 वर्षों में उस योजना को कार्यान्वित करने का ब्यौरा दिया गया। अब ये योजनाएं कैसे होंगी? ठीक है ना, क्या ये आसानी से? तो पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। कोई भी योजना जब होती है उसकी प्लानिंग की जाती है कि इसको कैसे किया जाए, लिखित। उसके बाद उस पर एक संस्था बिठाया जाता है। ठीक है, और उस संस्था को बिठा करके उसमें कमिटी मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स का सबका अलग अलग जिम्मेवारी दी जाती है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, और उसके बाद उस पर कार्यान्वित किया जाता है और जैसे जैसे कार्यान्वित होता है उसका रिपोर्ट आगे भेजा जाता है और उस रिपोर्ट के अनुसार से वहाँ पर पेमेंट भी किया जाता है और अंततः जब फाइनल होता तब फाइनल रिपोर्ट बनती है। तो उसमें लागत कितनी हुई, किस तरह से हुई और कब से वो स्टार्ट होगा, फिर उसको उद्घाटन करके स्टार्ट किया जाता है। तो कोई भी योजना होती है, जो पंचवर्षीय योजना हमारी सरकार द्वारा बहुत ही सारी की गई थी, खासकर कांग्रेस सरकार ने इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया और देश के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किया और इन पंचवर्षीय योजनाओं से देश का काफी आर्थिक विकास हुआ है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institutional may hinder development। संसाधन की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थानों में तदनुरूप परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता विकास में बाधा बन सकती है। यानी कि यदि प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, संस्थान दोनों का एक साथ कार्य नहीं हो, एक साथ दोनों का मत नहीं हो, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। देयर आर मैनी रीजन, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में, दैट
are rich in resource, but these are included in economical backward region. लेकिन ये आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ही शामिल है, बैकवर्ड रीजन, पिछड़े क्षेत्र में ही शामिल है. ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन which have a poor resource base but they are economically development. इसके विपरीत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संसाधन आधार कमजोर है लेकिन वे आर्थिक रूप से विकसित हैं. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है. आगे बुक में दिया हुआ है. कैन यू नेम सम रिसोर्स, क्या आप कुछ संसाधन समृद्धि को के बारे में बता सकते हैं. बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में है. और एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रीजन, और कुछ गरीब हैं लेकिन आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों के नाम है, बता सकते हैं. ऐसी स्थिति में कारण दीजिए. गिव रीजन फॉर सच सिचुएशन. आपको सोचने के लिए ये समय दिया जा रहा है. कभी भी सोचें और अपने आप में चिंतन मनन करें. यू आर स्टूडेंट, और स्टूडेंट देश के भविष्य होते हैं, देश के उत्थान करने वाले होते हैं. इसी आप सब में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कोई साइंटिस्ट बनेंगे और देश के कल्याणकारी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonized were the main attraction of the foreign invaders. उपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन मुख्य आकर्षक थे. उपनिवेश क्या है? हम उपनिवेश की बात करें 6, 7, 8 में बहुत जगह पर उपनिवेशों की चर्चा की गई है. इतिहास में उपनिवेश यानी कि एक देश का दूसरे देश में अपना इंस्टीट्यूशन बनाना, अपना संस्थान बनाना और उस संस्थान के द्वारा उस देश में काम करना और वहां से लाभ लेना, इसको उपनिवेश कहते हैं. आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उपनिवेश का ही गठन किया था. ठीक है ना, कलकत्ता में सबसे फर्स्ट में उपनिवेश को स्थापना किया था, है ना. उपनिवेश यानी कि दूसरे देशों में निवेश किया था और यहाँ से मसाले का व्यापार शुरू किया था. तो चलिए यहाँ पर हम उपनिवेशीकरण के इतिहास से, है ना, हम क्या देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी रहे, ठीक है ना, उनके लिए उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन मुख्य आकर्षक के केंद्र थे. यानी कि यहाँ का जो समृद्ध थे संसाधन, वो संसाधन के कारण ही उन्होंने उपनिवेश की स्थापना करी. ठीक है, ताकि इंडिया से बिजनेस को, व्यापार को बढ़ावा दे सके. इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that help them to exploit resource of other regions and establish their supremacy over the colonized. यह मुख्य रूप से उपनिवेशी देशों के तकनीकी विकास का उच्च स्तर था जिसने उन्हें अन्य क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन करने और उपनिवेशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद करी. Therefore, इसलिए रिसोर्स कैन contributed to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसलिए संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकती है जब उसके साथ उचित तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन हो. मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी और संस्थान, ठीक है, तकनीकी विकास और संस्थान मतलब इंस्टीट्यूशनल, जो लोगों का समूह होता है जहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है, अगर नहीं रहेगा तो ये आगे योजना सफल नहीं हो सकती है.
India has expand and all the different phase of colonization. भारत ने औपनिवेशीकरण के विभिन्न चरणों में यह सब अनुभव किया है। देयरफॉर इसलिए इन इंडिया भारत में डेवलपमेंट विकास इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, और विशेष रूप से संसाधन विकास में न केवल संसाधनों की उपलब्धता शामिल है बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी तकनीकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधनों की गुणवत्ता एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, और ऐतिहासिक अनुभव ऑफ द पीपुल, लोगों का भी शामिल है। यानी भारत में विकास सामान्य रूप से और विशेष रूप से संसाधन विकास में न केवल संसाधनों की उपलब्धता शामिल है बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और लोगों के ऐतिहासिक अनुभव भी शामिल है। संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। जब संसाधन हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, संसाधन हमारे लिए बहुमूल्य वस्तु है, रिसोर्स इज वेरी प्रीशियस फॉर आवर लाइफ, तो हम इसका संरक्षण करना चाहिए। दैट वी हैव टू कंजर्व इट। हाउ कैन वी कंजर्व द रिसोर्स? हम कैसे रिसोर्स को संरक्षण करेंगे? तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स सबसे पहला है, संसाधन किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए संसाधन का होना अति आवश्यक है। अगर संसाधन नहीं होगा तो डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अतार्किक खपत और संसाधनों का अधिक उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकता है। बट इरेशनल कंजम्पशन एंड आवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स may lead to socio-economic and environment problem। क्या हो रहा है कि हम संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोहन कर रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण समस्याओं को जन्म दे रही है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ऊपर अगर हम बातें करते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इन इम्पोर्टेंट, तो संसाधनों का संरक्षण सभी दिशा में अति महत्वपूर्ण है। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past। यह अतीत में नेताओं और विचारकों का मुख्य चिंता की विषय थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गांधी जी वॉज वेरी apt in voicing his concern about resource conservation in these words। गांधी जी ने इन शब्दों में संसाधन संरक्षण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने में बहुत उपयुक्त थे। This is enough for everybody's need and not for anybody's greedy। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है और किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक है, There is enough for everybody, संसाधन सभी के लिए आवश्यक है, enough है, बहुत ज़्यादा है, need and not for anybody's greedy, लेकिन जो लालची हैं उनके लिए नहीं है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अब संसाधन में बिजली, विद्युत हमारे संसाधनों में से एक है। बिजली अति आवश्यक है, बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, बिजली का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। हमें लाइट चाहिए लेकिन हम दिन बनाना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारे लाइट को एक साथ जला देते हैं दिन में भी, राइट। हमें हवा चाहिए, पंखे का हवा भी ले सकते हैं, बट हम बड़े बड़े एसी लगाते हैं कि हमको ठंडी हवा चाहिए। वी आर ग्रीडी। संसाधन हमें दे रहा, प्रकृति हमें दे रहा, पर्याप्त मात्रा में दे रहा,
हम घर हवादार नहीं बनाते, घर बनाएंगे छोटा सा बट लगाएंगे एसी, राइट। और पर जितना प्रकृति दे रहा हम उतना ही ग्रीडी बनते जा रहे हैं, लालची बनते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, संसाधन का दोहन। आगे बढ़ते हैं। He placed the greedy and selfish individual and exploited nature of modern technology as the root cause for resource। उन्हें वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी के मूल कारणों के रूप में लालची और स्वार्थी व्यक्तियों और आधुनिक तकनीकों के शोषणकारी प्रकृति को रखा। He played the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for research development at the global level। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे। He was against mass production and wanted to replace, और चाहते थे कि उसको उस उत्पाद को रिप्लेस करे इट विथ द प्रोडक्शन बाय द मास, और इसे जनता द्वारा उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। बहुत अच्छे विचार। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोम के क्लब ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत करी। इसके बाद 1974 में गांधीवादी दर्शन को एक बार फिर शूमाकर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में प्रस्तुत किया। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small in Beautiful। Small in Beautiful पुस्तक का नाम है, जिसमें शुमाकर नाम के व्यक्ति ने 1974 में इसी बारे में बताया है। वैश्विक स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के संबंध में मौलिक योगदान ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 द्वारा किया गया था। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है ना, ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में किया गया है ना, जिसमें वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों को स्तर बनाया, पूरे वर्ल्ड के लोग मिल करके एक स्तर बनाए और उस लेवल पर संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात किया जाने लगा। इस रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल development and advocated it is a means for resource conservation, और संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में इसकी वकालत की। which was subsequently published in a book essential our common future, जिसके बाद में एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, हमारा साझा भविष्य। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। इसकी चर्चा हम पिछले क्लासेस में भी कर चुके हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था।